जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तरीफ व्यस्त होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की एंड न्यूज़पेपर कटिंग्स की। भाई एक चीज़, उनसे बच्चे जेबीटी के लिए गए थे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए, उनसे यही न्यूज़ है कि आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा। अभी काम है जो उनसा सीईटी के ऊपर और जो उनसे पेंडिंग एग्जाम्स है उनके ऊपर चल रहे हैं। आपके लिए जगह डिसाइड कर दी गई है। इतनी न्यूज़ है, ठीक है। बाकी भाई आपको और ज़्यादा न्यूज़ चाहिए थी तो आपको जाना चाहिए था। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। वीडियो को देखना, हरियाणा से जुड़ी हुई और नेशनल जो करंट अफेयर है डेली की डेली आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाना है, काम किया जाता है। तो सरकार ने एक वीज़ा स्टार्ट किया है। भारत सरकार ने विदेशियों के लिए एक वीज़ा स्टार्ट किया जिसका नाम रखा है आयुष वीज़ा। ये आयुष वीज़ा क्या है? इस आयुष वीज़ा के अंदर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आता है और आयुष वीज़ा 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिसमें 5 वर्षों तक उसको बढ़ाया जा सकता है अपने किसके लिए? अपने इलाज के लिए, ठीक है। भारतीय पद्धतियों के द्वारा अपने इलाज के लिए भारत में आता है तो उसके लिए ये वीज़ा चलाया गया है 5 वर्ष के लिए। वैध यानी कि 1 साल के लिए होता है, वैसे 5 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अमन चोपड़ा, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। ये अमन चोपड़ा साहब हैं। इनको डोगरी में, ठीक है, डोगरी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। इनके साहित्य का नाम क्या था? एक और अश्वत्थामा, एक और अश्वत्थामा, ठीक है। ये इनके साहित्य का नाम था और इसके लिए इनको कितने, देखिए, ये आपके इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए तो उनको नकद दिया जाएगा और ताम्र पट्टी का उनको दी जाएगी 8 मार्च 2025 को। आपको ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य अकादमी का जो गठन होता है, साहित्य अकादमी का जो गठन होता है वो आपका होता है 12 मार्च 1954 को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? दिल्ली में है। और इसका जो निशान है वो कुछ आप समझ जाना, ये इस तरह से ना, इसके बीच में जैसे आपने देखा होगा ये जो नेवी के अंदर होता है, इस तरह से कुछ है, इसमें साहित्य लिखा हुआ है ऐसे, ये इसके निशान की तरह है। इसके अंदर वो साहित्य लिखा हुआ है, ये इसका निशान है। साथ के साथ आपको साहित्य अकादमी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है भाई? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 24 भाषाओं। कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। आप बोलोगे जी गुरु जी अपने 22 ही हैं जी इसमें, 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में 22 ही भाषाएं हैं। किसके अंदर? 8वीं अनुसूची। तो 24 में कैसे दिया जा रहा है जी? 2 भाषाएं, ठीक है, 2 भाषाएं। देखिए 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को, ठीक है। साथ में आपकी एक आपकी अंग्रेजी होगी, ठीक है, एक, और एक आपकी राजस्थानी, ठीक है। इन कुल 24, ठीक है, कुल 24 भाषाओं के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में क्या है आपके लिए, और मेरे ख्याल से तो शायद तक आपके लिए इसमें नहीं होगा कोई ज़्यादा, कुछ और होता है तो हाँ, बस यही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपका हो गया। अब इसके बाद में अगली जो न्यूज़ है वो है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड, चंद्रिका को क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड किसको कहा जाता है? संगीत का। ग्रैमी अवार्ड को क्या कहा जाता है? संगीत का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। संगीत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ग्रैमी अवार्ड को। और ये किसको मिला है? चंद्रिका को मिला है। ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक है, ठीक है, भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी गायिका, भारतीय ना अमेरिका गायिका, ठीक है। इनको मिला है क्या? ग्रैमी अवार्ड। बस इसके लिए इतना ही है। और एक चीज़ है आपके लिए, एक वो न्यूज़ कटिंग इसमें रहेगी, घग्गर, ठीक है। घग्गर नदी हरियाणा की, ठीक है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। डगसोई से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। पंचकुला अम्बाला होते हुए सिरसा के रास्ते ये राजस्थान में प्रवेश करती है। सिरसा के अंदर इसके ऊपर ओटू बैराज बनाया गया है। सिरसा में क्या बनाया गया है? ओटू बैराज, ओटू बैराज, ठीक है। ओटू बैराज बनाया गया कहाँ पे? सिरसा में। और इस ओटू में ही इसके ऊपर एक अपने झील का निर्माण
की बात चल रही है। O2 से आगे जब भी राजस्थान के लिए प्रवेश करते हैं तो O2 से आगे वाले हिस्से को इसको हरका कहता है, हरका कहा जाता है, और O2 से इधर वाले रास्ते को इसको घग्गर कहा जाता है, घग्गर या नाली, ठीक है, घग्गर नाली, ठीक है, ये कहा जाता है। अपने साथ में ये लाल मिट्टी लेके चलती है क्योंकि शिवालिक से निकल रही है, और शिवालिक से निकलेगी तो आपको पता ही है कि ये क्या लेके चलेगी अपने साथ में, ये वो लेके चलेगी। कभी किसी टाइम पे ये सतलुज नदी की एक सहायक नदी होती थी, लेकिन वर्तमान में ये राजस्थान के थार रेगिस्तान के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार जो सरस्वती नदी बताई गई थी उसी के कुछ मृत अवशेष है, ये ऐसा भी कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है घग्गर की? घग्गर की आपकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कौशल्या, जिसके ऊपर कौशल्या बांध बना है, ठीक है, कौशल्या नदी, कौशल्या बांध बना है जिसके ऊपर। इसके अलावा ये तो आपके बाईं तरफ से आती है, जबकि दाईं तरफ से इनके ऊपर कौन कौन सी आती है? मरकंडा, मरकंडा नदी, ठीक है, मरकंडा नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी। इसके अलावा आपकी टांगरी, टांगरी, और कौन सी आपकी चिटांग, ठीक है, चुटांग। ये इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? घग्गर की। कितनी होगी? चिटांग, टांगरी, सरस्वती, मरकंडा, कौशल्या, टोटल 5 इसकी सहायक नदियां हैं। और ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है। किसी समय पे ये पाकिस्तान के अंदर भी जाया करती थी, ठीक है। तो घग्गर नदी के बारे में इतना ही। लेकिन घग्गर नदी अभी न्यूज़ में क्यों आई है? घग्गर नदी इसलिए न्यूज़ पे आई है कि ग्रीन ट्रिब्यून ने, ठीक है, हरित ट्रिब्यून जो उसको बोलते हैं, ग्रीन ट्रिब्यून ने इसके जो पानी है वो नहाने के लिए उपयुक्त नहीं बताया है। इसके अंदर बायो ऑक्सीजन, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो अपने इसके अंदर कंपोस्ट जो केमिकल की मात्रा है वो ज़्यादा इसके अंदर पाई गई है, ठीक है। बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होंगी। देखिए बिहार है ना आज के समय का हीरो बना हुआ बिहार, ठीक है। जैसे नीतीश कुमार जी वैसे हीरो ही हैं बिहार के इस समय के लिए कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री लल्ला हम ही रहेंगे। वैसे बिहार के अंदर इन्होंने, भाई आप चाहे किसी भी राज्य के हैं, आपने कोई स्पेशल डिग्री कर रखी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई स्पेशल किसी भी चीज़ में, तो आपका बिहार में स्वागत है। और बिहार के अंदर इन्होंने इतनी जॉब्स दी हैं कि जिसका कोई कहने की बात नहीं है। बिहार में ऐसा लगता है कि पहले जॉब थी नहीं, जॉब्स का एक हिसाब से इन्होंने मेला लगा दिया। जो भी बच्चा घर से बाहर निकल के अपनी नौकरी कर सकता है, तो बिहार को उन्होंने स्वागत किया खुले दिल से। टीचर्स की बात करें, जहाँ पे लोग ये रांडी रोना होते हैं कि भाई टीचर्स की तो कमी है। TRE 1 कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे, TRE 2 इसमें भी 1.5 लाख, TRE 3 3 भर्तियाँ तो उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, TRE 3 की DV चल रही है, TRE 4 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए, लगभग 5 से 6 लाख बच्चों को इन्होंने सिर्फ टीचर्स के अंदर इन्होंने रिक्रूटमेंट दे दी। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जो भी इनके पास से थे, हरियाणा के भी गए हैं, उत्तर प्रदेश के भी गए हैं, मध्य प्रदेश के भी गए हैं, जो भी पास के राज्य थे सभी के सभी वहाँ पे टीचर जिनका सपना था बनने का वो बने हैं। ITI के अंदर ITI इंस्ट्रक्टर की इन्होंने भर्ती निकाल दी, और भी जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज खाली थी इन्होंने सारे के सारे महकमे एक बार के लिए भर दिए, ठीक है। और अब वहाँ पे और वैकेंसीज आने वाली हैं, इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले वहाँ पे वैकेंसी आएंगी। इन्होंने जो काम किया भाई जॉब देने का, अगर ऐसा काम हर एक सरकार करे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तो क्या ही कहने की बात है। रेलवे के अंदर लगभग 1.5 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन वैकेंसी आती ग्रुप डी की लगभग 3,000। क्या ही बोले भाई, ऐसा देश जहाँ पे मतदान फिक्स है कि आपके इस दिन मतदान होगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे विद्यार्थियों की परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, नौकरी के लिए जो दर दर भटक रहे हैं उनके रिजल्ट की कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो भाई इंडिया है, जनता सवाल पूछते नहीं। अभी हरियाणा में 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। 2 मार्च को वोटिंग होगी, ठीक है, और इस 12 तारीख को 12 को इनका, शायद तक 12 मार्च को इनका वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। CT के बारे में DC साहब ने कहा जी अप्रैल में हो जाएगा। देखो मार्च के बीच में तो ये चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो मार्च तक तो आपका नोटिफिकेशन आएगा नहीं, 12 मार्च तक, मिड मार्च तक तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन मिड मार्च के बाद में आएगा तो भाई मिड अप्रैल तक तो एग्ज़ाम होना भी संभव नहीं है, क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म भरने में लगेगा। तो अप्रैल के अंदर तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आप अभी अप्रैल का मान के आप CT की तैयारियाँ कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून की छुट्टियों के बीच में होगा, ठीक है।
ये कन्फर्म है भाई, जून के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अप्रैल की तैयारी मानते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। अब देखिए, राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में कुल 3.71 लाख पद खाली हैं, पद हैं, ठीक है। उनमें से 1.16 लाख, ठीक है, लगभग 1,16,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं, यानी कि लगभग आधा डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। 27,000 में से जो ग्रुप डी की पोस्ट है 27,000, उसमें से 22,000 पद खाली पड़े हैं। भाई कहाँ पे जाए युवा, आप इन पोस्टों को भरते क्यों नहीं? भरने का काम तो सरकार करती नहीं इनको। सरकार को बस जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पोस्टें भी तो बढ़नी चाहिए, स्वीकृत पद भी तो बढ़ने चाहिए, लेकिन नहीं, स्वीकृत पद भी नहीं बढ़ेंगे, वो तो बल्कि कम होंगे, स्कूल बंद होंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं होगा आपका। बाकी आपकी मर्जी है भाई, धर्म के ऊपर कटें या शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आप बात करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।